नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। इस वीडियो में हम आपको झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2023 में जो सवाल पूछे गए थे उसी को यहाँ पे हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम केवल आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको हिंदी सेक्शन का, इंग्लिश सेक्शन का एंड रीजनिंग सेक्शन का वीडियो जो है प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे सभी वीडियो जो है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड है, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जितने भी आपको जवाब बताए जा रहे हैं वो आपका ऑफिशियल वेरीफाइड है। ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाइड करके आपको यहाँ पे जवाब जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़रा सा भी चिंता नहीं करना है कि कोई भी सवाल गलत होगा। जो भी जवाब आपको बताया जाएगा सब आपका ऑफिशियल आंसर की वाला रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं कि कैसा सवाल आपका पूछा गया था। और एक बात, अगर आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपको तो सबसे पहले एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न पता होगा कि किस टाइप का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका जो है वो 40 प्रश्न पूछा जाता है एंड सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो आपका इसी सेक्शन का होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभियोग्यता, ठीक है। प्रश्न संख्या 61 से लेकर 100 तक जो रहता है आपका इसी सब्जेक्ट का रहता है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर्स, यानी कि किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों के सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है, ठीक है। तो देखिए, अभी आप लोग नए स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल नया लगने वाला है। तो एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको जो कुछ भी चीज़ें सोचनी है वो आपका पॉजिटिव वे में सोचनी है, ठीक है। ऐसा चीज़ सोचना है जो स्टूडेंट्स के लिए आपका बेहतर होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जवाब नहीं देना है, ठीक है। बहुत सारा प्रश्न आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो लॉजिक पे आधारित होगा, आपको बस पॉजिटिव पॉइंट पकड़ के जो है वो यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो देखिए, किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों के सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है। तो आपको मूल्यांकन के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम लोग असेसमेंट कहते हैं। तो देखिए, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग यहाँ पे आकलन नाम देते हैं, असेसमेंट नाम देते हैं, ठीक है। तो जनरली जो असेसमेंट होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है, एक समेटिव, एक होता है कंटिन्यूअस। इसका दूसरा नाम अगर बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। आपने स्कूल में पढ़ाई के दौरान देखा होगा कि FA1 का एग्जाम होता है, FA2 का एग्जाम होता है, FA3 का होता है, FA4 का होता है एंड बीच बीच में आपका कभी कभी SA1 का होता है एंड फाइनल में आपका SA2 का होता है। तो आपने देखा होगा SA1, SA2। अब तो ये गवर्नमेंट स्कूल में भी इस टाइप का एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। तो असेसमेंट जनरली जो होता है दो टाइप्स का होता है, लेकिन एक अलग से आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जब असेसमेंट आपका पढ़ाने के दौरान किया जाता है, पढ़ाने के दौरान आपका जैसे टेस्ट वगैरह लिया जाता है तो वो सब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है। एंड ये स्टूडेंट्स के बारे में जानने के लिए एक बेस्ट तरीका होता है। सेकेंड, अगर हम बात करें समेटिव असेसमेंट्स के बारे में तो साल के ये अंत में लिया जाता है। आपको पता होगा कि जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो साल के अंत में ये असेसमेंट आपका लिया जाता है एंड इसको यहाँ पे समेटिव असेसमेंट नाम देंगे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, जब किसी प्रकार के यहाँ पे कमी का पहचान या फिर किसी प्रकार की कठिनाई की पहचान करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स का कमजोरी पहचानना है, उसके ज्ञान कौशल की क्षमता को पहचानना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी कि जिसको शुद्ध हिंदी में निदानात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, निदानात्मक मूल्यांकन, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। निदानात्मक मूल्यांकन क्या है कि यह छात्रों को ज्ञान कौशल, कमजोरी और ताकतों का आकलन करने के तरीका होता है, ठीक है। ये आपका डायग्नोस्टिक के बारे में। योगात्मक समझ में आ गया कि साल के अंत में लिया जाएगा। निरंतर लिया जाता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि किसी चैप्टर का खत्म हो गया या फिर पढ़ाई के साथ साथ आपका लिया जाएगा, ठीक है। बीएड में जब आप जाइएगा तो आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। एंड सीटेट वगैरह के एग्जाम में भी आपको बहुत डिटेल से पढ़ना होता है। तो चूंकि अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम है तो बस इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। आगे है आपका 62 में
विद्यार्थियों से सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए अभी जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा पॉजिटिव रह के सोचना है, तो वो यहाँ पे आपका लागू होगा। देखिए स्टूडेंट के साथ अब कभी भी स्ट्रिक्टनेस वाला बिहेवियर नहीं करना है आपको, ना आपको वहाँ पे पनिशमेंट देना है, ना आपको वहाँ पे कभी उसको इग्नोर करना है। आप उसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। प्राइस जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं, तारीफ यहाँ पे आपको करना होगा, ये आपका सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशंस व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर ए टेस्ट। ब्लूप्रिंट के बारे में आपको पता होगा, किताब के लास्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे बुक के लास्ट में दिया रहता था। आपने स्कूल के दौरान आपने देखा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सेट किया जाता है। तो ब्लूप्रिंट के दौरान क्या चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, विषय पे, तो विषय पे तो ध्यान दिया जाता है, टॉपिक पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पे भी, यानी कि उसका क्या उद्देश्य है, ये इस पे भी ध्यान देना चाहिए। फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार, इस पे भी आपका ध्यान देना चाहिए। टीचिंग टाइम, इस पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक तरह का ब्लूप्रिंट क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं असेसमेंट लेने के लिए बनाया जाता है, तैयार किया जाता है क्वेश्चन पैटर्न वगैरह। तो यहाँ पे शिक्षण टाइम्स का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई महत्व, यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई बात यहाँ पे जो है इसका नहीं है। शिक्षण टाइम यानी कि टीचर जो आपको चीज़ें पढ़ा रहा है उसमें कितना टाइम लगाया जा रहा है, उस चीज़ से यहाँ पे ये शिक्षण टाइम रिलेटेड है, यानी कि टीचिंग टाइम जो है वो रिलेटेड है, पढ़ाने के दौरान जो समय लिया जाता है। आगे है आपका शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम डैश या डैश पर आधारित होना चाहिए। देखिए कभी कभी सवाल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना बेटर होता है, क्योंकि हिंदी में कुछ नाम आपको ऐसे दे रखे होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये प्रश्न पढ़ते ही कुछ ना समझ में आया होगा, लेकिन जैसे ही आप इसका इंग्लिश का क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन थ्योरी भी होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ठीक है, बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, दोनों पे आधारित आपका होना चाहिए। आगे है डैश आर द अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ लीडरशिप विच इम्फेजेज द पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर, यानी कि डैश नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। तो जब आप लीडरशिप वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कुछ थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि यही कंटीजेंसी थ्योरी हो गया, ग्रुप थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, इंस्पायरेशनल थ्योरी, तो ये सब कुछ थ्योरी है जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। ठीक है, तो विशिष्टता सिद्धांत यानी कि ट्रेड जो थ्योरी होती है वह लीडरशिप के उन दृष्टिकोण को इंडिकेट करता है जो नेता के व्यक्तित्व हो गया। ठीक है, नेता के व्यक्तित्व पर जोर देगा, इसके अलावा उसके गुण या फिर विशेषताओं पर जोर देता है। यह सिद्धांत का मानना है कि नेता बनने के लिए कुछ विशेष गुणों और लक्षणों की जो है वो आवश्यकता होती है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। You want to ensure participation of more student in class. Which of the following method of teaching would you adopt? आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, तो आप इनमें से कौन से मेथड को अपनाएंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, किसी चीज़ को प्रदर्शन जैसे प्रैक्टिकल वगैरह करवा के, है ना। बहस, देखिए अब बहस का मतलब यहाँ पे आप नेगेटिव ले सकते हैं, बहस मतलब कि दो स्टूडेंट्स के बीच बहस करवाया जाए, तो उस टाइप का बहस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डिस्कशन यानी कि दो स्टूडेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में कोई प्रश्न दे दिया जाए, उस पर वे लोग क्या करें, डिस्कस करें। ठीक है, तो इंग्लिश भी आपको देखना यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। सस्वर पाठ, रोल प्ले, तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट चुनना होता है, यानी कि इन चारों में सबसे बेहतर कौन सा आपका जवाब हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे बेहतर जवाब आपका जो डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, बहस, अगर आप दो स्टूडेंट्स या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपकी क्लास में, उनके बीच अगर डिस्कशन करवाते हैं, किसी टॉपिक को दे देते हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो देखिएगा कि एक से एक स्टूडेंट आएंगे, अपना डिस्कशन जो है वो करेंगे, अपना राय जो है वहाँ पे ओपिनियन वगैरह देंगे। इससे उनका रचनात्मक जो शक्ति है, क्रिएटिविटी है, वो यहाँ पे उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, उनका यहाँ पे क्रिएटिविटी देखने को मिल सकता है। आगे देखें तो यहाँ पे है डैश वह प्रक्रिया है जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं या बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं। ठीक है, डैश इज द प्रोसेस इन विच यू आइडेंटिफाई द कॉमन एस्पेक्ट्स और बेसिक रिलेशनशिप्स इन ए वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। तो जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्यीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें आप
विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं या फिर बुनियादी संबंधों की पहचान जो है यहाँ पे करते हैं। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किसकी सिफारिश करेंगे? इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रेन। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप जैसे कि कुछ चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, तो अगर आप अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा उसे फील करते हैं या फिर देखते, यहाँ पे ऑब्जर्व का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष अवलोकन, है ना, प्रत्यक्ष अवलोकन, यानी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। तो अगर ये चीज़ आप बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा? विषय में रुचि पैदा करना, अनुभवों के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, इंद्रियों को तेज करना, मानसिक संकायों को प्रशिक्षण करना। तो आपका हो जाएगा शार्पनिंग द सेंस। सेंस यानी कि इंद्रियों को तेज करके आप जो है वो ऑब्जर्वेशन जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। किसी चीज़ का ऑब्जर्व कैसे किया जाता है? तो किसी भी चीज़ का ऑब्जर्व जो है वो आपका सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही किया जाता है। या तो आप उसको आँखों से देखकर अनुमान लगा सकते हैं, नाक के द्वारा सूंघ के आप उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये सब सेंस ऑर्गन है, या फिर टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं। तो ये सब आपका ऑब्जर्व करने का एक तरीका है। तो आप क्या कर सकते हैं? इंद्रियों को तेज कर सकते हैं, ठीक है, सेंसेस जो है उसको यहाँ पे आप तेज कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन्स। आगे है आपका डैश। अच्छा, डैश देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। देखिए, शिक्षक के बारे में बात की गई है। शिक्षक यानी कि टीचर के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो अगर हम बात करें तो टीचर के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आपका एनसीटीई काम करता है। एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। टीचर से रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट वगैरह हैं या फिर जितने भी सिलेबस वगैरह है उनका डिजाइन करना आपका एनसीटीई का काम होता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके बारे में आपने सुना होगा, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को मेंटेन करते हैं। एनसीईआरटी के बारे में पता होगा। एक्ससीड आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये नया चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक्ससीड क्या है कि ये आपका एक तरह से कहें तो यहाँ का ये आपका मिशन नहीं है, ये यहाँ का कंपनी नहीं है, ये आपका एक तरह का सिंगापुर का एजुकेशन कंपनी है, एडुटेक कंपनी है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना नहीं है, बस आप ध्यान में रखिएगा कि ये सिंगापुर का एक कंपनी है जो फिलहाल भारत में भी शिक्षा से रिलेटेड काम जो है वो यहाँ पे करता हुआ दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यदि आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं तो आप किन गतिविधियों का प्रस्ताव देंगे? ठीक है, देखिए, छात्रों में सहयोग करना और टीम भावना, टीम बनाने का, तो टीम कब बनेगा? जब आप उसको जो है वो कोई प्रोजेक्ट वाला काम देंगे, कोई प्रोजेक्ट वर्क देंगे तो आपका टीम वगैरह बनेगा। स्टूडेंट के बीच कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, कोऑपरेशन देखने को मिल सकता है, सहयोग या फिर टीम वर्क जो है वो देखने को मिल सकता है। ये आपका सही हो जाएगा। 71 है आपका, आप एक ऐसे शिक्षक से मिलते हैं जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं की खोज की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ऐसे छात्रों को सीखने के लिए डैश को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। तो देखिए, प्रेरणा जो है दो टाइप्स का होता है, एक आंतरिक प्रेरणा होता है, एक बाहरी प्रेरणा होता है। तो स्टूडेंट को क्या चाहिए? इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका क्षणिक होता है, कुछ टाइम के लिए रहेगा, है ना, एक दिन के लिए रह सकता है, 2 दिन के लिए रह सकता है। लेकिन इंटरनल अगर आप मोटिवेट हैं तो आप जो निरंतर काम करेंगे, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका श्रेय दिया जाता है? तो ये एक फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है एंड ये बात आपका पियाजे के सिद्धांत के द्वारा किया गया था, ठीक है। पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था, ये आपका बीएड सेमेस्टर 1 में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल याद रखिए कि इनका कहना था कि बच्चे जो है वो सक्रिय रूप से दुनिया को अपनी समझ का निर्माण करते हैं। 73 का है कि एक बच्चा खिलौने को तोड़ता है और उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग करता है, आप क्या करेंगे? बच्चे को खिलौने से कभी ना खेलने दें, हमेशा कड़ी नज़र रखें, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करें और उनकी ऊर्जा को दिशा दें, उसे समझाएं कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव दृष्टिकोण से सोचना है। तो उनको यहाँ पे क्या करना है कि उनके जिज्ञासु स्वभाव को यहाँ पे प्रोत्साहित आपको करना है, ठीक है, एंड उनकी ऊर्जा को दिशा देना है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 है आपका, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये भी आपका बीएड में पढ़ना होता है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एक टॉपिक है।
जो कि ट्रायल एंड एरर मेथड, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परीक्षण और त्रुटि विधि, ठीक है। एंड ये जो सिद्धांत है वो आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। हालांकि जब मैं क्लास इसका लूँगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो आपको इसके बारे में जो है वो थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो ज़रूर दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न अगर इन टॉपिक से पूछा जाता है तो वो बस ऊपर वाला सवाल पूछा गया है, बहुत ही आसान है, ठीक है। एंड ये चीज़ आपका तब पता चलेगा जब आप ये चीज़ बीएड में पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा डीपली जो प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। आगे है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलस्टिक डोमेन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा उसका जो टूल है वो नहीं है, तत्व जो है वो नहीं है, उपकरण नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो एमसीक्यू। देखिए एमसीक्यू के द्वारा जो है वो आप बच्चों का यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट सही से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। परियोजना कार्य कर सकते हैं, ऑरल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहु एमसीक्यू के द्वारा जो है वो किसी भी बच्चों का यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उनका स्कॉलस्टिक जो है डोमेन का यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं लिया जा सकता है ना। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है आपका, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहां लोगों की स्थिति समान है। इस तरह के संदर्भ में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से नियोजित है। तो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सबको अगर समान माना जाता है तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल की बात आती है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर असमान होता तो ये आपका वर्टिकल में आ जाता। आगे है आपका, एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें, ठीक है। तो देखिए जब टीचर जो है किसी बच्चा को या फिर कक्षा में संबोधित करता है, ठीक है, तो उन्हें आवाज़ के बारे में ध्यान रखना होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में, कि उनकी आवाज़ जो है वो स्पष्ट है, सभी बच्चों तक पहुंच रही है। अब यहाँ पे आसन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आसन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं हो जाता है। निकटता से बचना ये भी यहाँ पे बेसिक नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कह सकते हैं, तो आवाज़ मॉड्यूलन यहाँ पे सही हो जाएगा, वॉइस मॉड्यूलेशन। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है। सीखने की शैली, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऊपर के सभी, तो सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट अबाउट अ स्टूडेंट टू मोटिवेट देम फॉर स्टडीज, यानी कि स्टडी के लिए उन्हें क्या करना है, मोटिवेट करना है, तो उनके लिए क्या क्या जिम्मेदार हो सकता है। लर्निंग स्टाइल बिल्कुल सही बात है, पर्सनैलिटी भी बिल्कुल सही बात है, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड तो डिपेंड करता ही करता है। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो निदान, उपचार, दिशा, प्रतिक्रिया, तो अच्छे शिक्षण के लिए आपका ये चारों इंपॉर्टेंट हो जाता है। निदान भी जरूरी है, उपचार भी जरूरी है, दिशा, प्रतिक्रिया, ये सभी चीज़ें आपकी जो है वो यहाँ पे जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार है। तो मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज यूटिलिटेरियन, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक और छात्र के बीच जो संचार है वो आपका सबसे अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट है आपका, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, फिर से पढ़ाना, उद्देश्यों का निर्माण, सामग्री की प्रस्तुति, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपको अरेंज करना है तो उद्देश्यों का निर्माण। जैसे अगर आप किसी चीज़ को क्या करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है, ये चीज़ तो पहला मैटर करता है, किस उद्देश्य से आप उन्हें वो चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो पहला तो 4 आना चाहिए, एंड 4 से आपका स्टार्ट जो है केवल एक ऑप्शन है लास्ट वाला, तो एक ऑप्शन के जरिए भी आप इसको पता लगा सकते थे। एंड उसके बाद है 1 नंबर। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। देखिए बच्चों को जब कुछ पढ़ाया जाता है तो उसको इस कदर पढ़ाया जाता है कि वे पहले से जो कुछ जानते हैं एंड जो नया चीज़ जानने वाले हैं उन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों को लंबे समय तक वो चीज़ याद भी रहे एंड अच्छे से वो चीज़ सीखे भी। इसीलिए बच्चों को जनरली जो है वो अपने वातावरण की चीज़ों से कनेक्ट करके चीज़ों को जो पढ़ाया जाता है, ठीक है।
आगे है आपका वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद सामग्री की प्रस्तुति किया जाता है, चीज़ों को वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। एंड 2 का है उसके बाद कि मूल्यांकन किया जाएगा। एंड 2 के बाद आपका 3 फिर से पढ़ाना, मूल्यांकन करेगा, फिर आपका कुछ अगर कुछ कमी दिखेगा तो उसका वहाँ पे फिर से उसको पढ़ाया जाएगा, उसका निदान किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका। डायनेमिक अप्रोच के बारे में बात की गई है। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का मतलब है। ठीक है, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का क्या मतलब होता है। शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है। शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षण के विषय स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होने चाहिए, ये भी ठीक है। छात्रों की गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए आवश्यकता होनी चाहिए। यहाँ पे चूंकि गतिशील दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया था तो ये आपका बिल्कुल डी वाला वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। हमने आपको बताया टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, बेस्ट में बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा, चारों में सबसे अच्छा ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए आवश्यकता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड। आपने प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, आजकल बहुत जगह प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ाया जाता है, तो इनमें से कौन सा जो है वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो ओवरहेड प्रोजेक्शन, नाम प्रोजेक्शन आया है तो बिल्कुल ये होगा, यानी कि इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे पूछा डज नॉट। मोशन पिक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू कराया जा सकता है, स्लाइड भी पिक्चर के थ्रू कराया जा सकता है, तो क्या नहीं कराया जा सकता है, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो प्रोजेक्ट से कनेक्टेड यहाँ पे नहीं है। निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है। ठीक है, किस विधि से जो है हम लोग स्टूडेंट्स का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, ये बिल्कुल भी गलत बात है। मूल्यांकन वर्ष में 2 बार, ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बच्चों का हम लोग कंटिन्यूअस इवोल्यूशन करते हैं, निरंतर मूल्यांकन अगर लेते हैं, तो आप जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चों का जो है यहाँ पे सही मूल्यांकन इसके थ्रू संभव है। ठीक है, ये दोनों में ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस अगर दे रखा है तो ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है। शिक्षक सहायक सामग्री की एक किस्म, छात्र शिक्षक बातचीत, पिन ड्रॉप साइलेंस, सख्त अनुशासन। मैंने आपको बताया नेगेटिव नहीं सोचना होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस गलत है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यहाँ पे होगा ही नहीं। ए वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, एंड यहाँ पे है आपका लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो है आपका एक इफेक्टिव क्लासरूम के लिए ज़रूरी है। मोटिवेशन क्या है, यानी कि प्रेरणा क्या है, प्राकृतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था है, मानसिक अवस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रेरणा एक तरह का मेंटल होता है, मेंटल सिचुएशन है, साइकोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स, देखिए एड्स किसको कहते हैं। देखिए पढ़ने पढ़ाने के दौरान हम लोग विभिन्न तरह के जो है वो TLM का उपयोग करते हैं, आगे चलकर आपको इसके बारे में पता चलेगा। TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि पढ़ाने के दौरान हम लोग जिस जिस मटेरियल का उपयोग करेंगे, जिस जिस सब्सटेंस का उपयोग करेंगे, उसी को हम लोग एड्स के नाम से जानते हैं, AIDS, एंड इसी को हम लोग TLM भी कहते हैं। तो ऑडियो विजुअल TLM एक होता है कि ऑडियो यानी कि जिसको सुना जा सकता है, विजुअल जिसको देखा जा सकता है, दोनों का उपयोग करके जिस TLM के जरिए पढ़ाया जाता है, जैसे कि आप टीवी वगैरह के बारे में देख सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड वगैरह के बारे में। ठीक है, तो उसके थ्रू अगर आप कोई वीडियो दिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो वहाँ पे आपका साउंड भी आएगा, वो लोग देख के भी चीज़ों को सीखेंगे। तो किस प्रकार के बच्चों के लिए ये ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, ज़्यादा उपयोगी किस प्रकार के बच्चों के लिए हो सकता है, तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए ये आपका ज़्यादा सुटेबल हो सकता है, उपयोगी जो है वो हो सकता है। हालांकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके सभी छात्रों के लिए मदद करते हैं, ये बात बिल्कुल भी सही है। बुद्धिमान छात्र के लिए तो मदद करेगा ही, प्रश्न के लिए भी करेगा, जिज्ञासु के लिए करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद किसके लिए करेगा, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे इसके मदद करेगा। बुनियादी शिक्षा प्लान इज पास्ड ऑन, बुनियादी शिक्षा योजना जो है वो किसने दिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये योजना जो है वो बनाई गई थी, तैयार की गई थी। यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपका 89, शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रियात्मक विश्लेषण श्रेणी प्रणाली डैश द्वारा विकसित की गई। तो किसके द्वारा यहाँ पे ये विकसित की गई थी, 89 का यहाँ पे बी फ्लैंडर सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ये भी एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अंतःक्रियात्मक विश्लेषण जो है आपका वो
फ्लेंडर के द्वारा दिया गया था। NUEPA इज कंसर्न विथ, देखिए इसके फुल फॉर्म में ही आपको जो है वो यहाँ पे छिपा हुआ है। हालांकि इसको अब बदल के जो है आपका नीपा कर दिया गया है, NIEPA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म की अगर बारे में बात की जाए तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एक ऐसी संस्था है जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड प्लानिंग वगैरह करती है, ठीक है। तो एजुकेशनल प्लानिंग से यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है कि छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक अक्सर मूल्यों की बात करता है, स्वयं उनका अभ्यास करता है, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाता है एंड इनमें से कोई नहीं। तो नैतिक क्या होता है? नैतिकता का मतलब होता है अगर आप सही या गलत की पहचान कर सकते हैं तो आप में नैतिक का गुण जो है वो पाया जाएगा। तो वही पूछा गया है कि छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से कैसे विकसित किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्वयं उनका अभ्यास करता है, ठीक है। अभ्यास करके यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। अगला सवाल है आपका कि डैश सीखने में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है। देखिए अगर आप हिंदी के सवाल को पढ़ के जवाब देते हैं एंड अगर हिंदी के सवाल को समझ में नहीं आता है तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश वाले भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दे रखे होते हैं जो हिंदी में आपको नहीं समझ में आता है। तो वर्बल गाइडेंस इज लिस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ एप्टीट्यूड्स, स्किल, एटीट्यूड्स, रिलेशनशिप्स। कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा चीज़ सीखने के लिए हमको जो मौखिक मार्गदर्शन की आवश्यकता बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर, जो कि लिखा गया है कि कम प्रभावी। तो कौशल, किसी भी स्किल को अगर आप सीखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ पे मौखिक मार्गदर्शन जो है वो बहुत कम इफेक्टिव होता है, ठीक है। आगे है आपका 93, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान दर्शन, ठीक है। 93 का ज्ञान दर्शन बिल्कुल सही है। आप लोग अगर DTH वाला अगर टीवी देखा करते होंगे तो वहाँ पे भी ये चैनल आपको देखने को मिलता होगा, जहाँ पे हमेशा जो है वो दिन में आपको शैक्षिक टेलीविज़न से रिलेटेड जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। हमेशा क्लास से रिलेटेड जो आपको वहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो दिखाए जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। आगे है आपका डैश के लिए प्रयोग सत्य जानने की मानक प्रक्रिया है। फॉर डैश एक्सपेरिमेंटेशन इज स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर टू नो द ट्रूथ। तो यहाँ पे प्रयोग जानने के लिए हम लोग यहाँ पे विज्ञान की बात कही गई है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन कहाँ पे होता है? तो विज्ञान में, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन डैश अध्ययनों द्वारा किया जाता है। किसी भी चीज़ के आप काउज एंड इफेक्ट के बारे में अगर पता लगाते हैं तो वो तभी पता लगेगा जब उसका आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात ही आपको उसका कारण और प्रभाव जो है वो जानने को मिलेगा। 96 है यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का क्या उद्देश्य है? तो लर्निंग विदाउट बर्डन। यहाँ पे बर्डन से संबंधित क्या है कि बिना बोझ के, यानी कि बेग का बोझ के बारे में बात की जाती है, ठीक है। जब आप इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि यशपाल समिति का रिपोर्ट क्या था, तो ये शिक्षा से रिलेटेड एक रिपोर्ट होती है जिसमें बच्चों को यहाँ पे लर्निंग विदाउट बर्डन पे जोर दिया जाता है। यानी कि बच्चे पढ़ाई करेंगे लेकिन उनका जो बोझ रहेगा, बेग का बोझ, वो बहुत कम, मिनिमम रहने का बात जो है वो कहा गया है, ठीक है। तो शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारी समिति जो है वो के थ्रू रिपोर्ट बनाया जाता है, बहुत सारे प्लान वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनमें से ये भी आपका एक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि प्रथम व्यावहारिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, द फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट वाज इन्वेंटेड बाय, तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो है वो यहाँ पे किया गया था। IQ आपने पढ़ा होगा, इंटेलिजेंस कोशिएंट, ठीक है, बुद्धि लब्धि, तो इसकी जो खोज है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अगला है इनसाइट लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये किनके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे 98 का वोल्फगैंग कोहलर, इनसाइट जो लर्निंग थ्योरी है वो आपका वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा जो है वो की गई थी। एक छात्र का मुझे परवाह जो है वो नहीं है, रवैया उसका डैश प्रदर्शन करता है।
आई डोंट केयर, एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट दिस। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी से ज़्यादा बेटर आपको इंग्लिश वाला लगेगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ही आसान शब्दों में ये चीज़ समझा रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो आई डोंट केयर जैसे एटीट्यूड दिखा रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिनाई कर रहा है, यानी कि इनकार कर रहा है। आप भी देखते होंगे बच्चे अक्सर जो है वो उसके साथ कुछ चीज़ें हो जाती है, घटना वगैरह हो जाती है या फिर कोई बात हो जाती है तो हमेशा वो कहता है कि आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली वो उस चीज़ को इनकार कर रहा है, डिनाई कर रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल है आपका कि स्वयं वास्तविक कर्ता समानताएं साझा करते हैं या किसने कहा है। तो ये आपका जो है किसके द्वारा कहा गया था, अब्राहम मास्लो के द्वारा। तो ये सब आपका फैक्चुअल सवाल है। देखिए जितने भी स्टेटमेंट पे आधारित सवाल होते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किसके द्वारा किया गया है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं तथ्यात्मक टाइप का सवाल है। ये सब आपको याद करना होगा, ये सब में कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। हालांकि इसका थ्योरी जब आप पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास जब स्टार्ट होगा वहाँ पे मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत तो सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट रहा होगा तो चैनल में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बीएड से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड नोट्स वगैरह, बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, अपडेट है, वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।